हेलो गाइस, दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो हम लेके आए हैं आपके लिए सॉलिड स्टेट का थर्ड क्लास और सेकंड क्लास। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखिए, जिनमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद में वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका थर्ड क्लास, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें इस क्लास में पढ़ना है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज योर। आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो सेल्स होती है, सेल्स में आपने देखा कि कभी कभी तो हम ओनली कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को रखते हैं, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल्स हम कभी किसी सेल के बॉडी के बिल्कुल बीच में रख देते हैं। कभी हम क्या करते हैं, सेल के जो एज होते हैं उनके बीच में रख देते हैं। कभी हम फेस के सेंटर पे रख देते हैं, कभी हम दो अल्टरनेटिव सेंटर पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स रखे हैं, कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स रखे हैं, आपने कभी सोचा है कि जो कॉर्नर पे पार्टिकल रखे हैं, आपका जो सेल है वो एक यूनिट सेल ऐसे नहीं होता। आपको एक यूनिट सेल ऐसे ही कभी ऐसे एक यूनिट सेल नहीं बनने वाला। इसकी चारों तरफ यूनिट सेल होती है, यानी कि पूरा लैटिस होता है, ठीक है ना। इधर भी आपकी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, सॉरी, इधर भी आपकी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी। ऐसे ही ऊपर आपकी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, ऐसे आपकी ऊपर यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, इधर भी आपके ऊपर यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पे यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, इसके आगे यूनिट सेल होगी इधर, यानी कि चारों तरफ आपकी बस यूनिट सेल है, जिससे आपको एक 3D क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है ना। ऐसा है ना। ओके, अगर ऐसा है तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल होता है, जो कॉर्नर पे पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल आप देखो कि एक ही सेल के टच में नहीं है। वो पार्टिकल आपका 8 सेल्स के टच में है। कैसे 8 सेल के कैसे टच में है, तो हम एक इस बॉक्स के बेसिस पे समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने कहा था आपको हम ओनली क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। तो लेट्स से दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल, और इस पे यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट रखा है, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट। तो देखो, इस सेल के इधर एक सेल होगी, इस सेल के इधर एक सेल, यहाँ पे एक सेल होगी। तो जो ये पार्टिकल है उस सेल के कॉन्टेक्ट में भी होगा, और इस सेल के जो ये वाली सेल है, इस सेल के इधर एक सेल होगी, उसके कॉन्टेक्ट में भी होगा, और जो ये वाली सेल है इसके एक इधर सेल होगी, उसके कॉन्टेक्ट में भी होगा। जैसे 4 सेल नीचे हुई, 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे इनके ऊपर 4 सेल, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर होगा। ये उनके भी नीचे वाले कॉर्नर के इन कॉमन कॉर्नर्स के कॉन्टेक्ट में होगा, यानी कि टोटल ये 4 and 4 8 सेल्स के कॉन्टेक्ट में एक पार्टिकल आ गया है। जैसे कि आप एक रूम को ले लो और उस एक रूम के एक कॉर्नर की बात करो। इस कॉर्नर के देखो देखो, जैसे कि ये रूम है और इसके इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखा है, तो इस रूम के इधर एक रूम होगा, उस रूम के उधर एक रूम होगा, और इस रूम के उधर एक रूम होगा। इन चारों रूम के इस कॉमन जो ये कॉर्नर्स होंगे, उन कॉर्नर्स पे ये पॉइंट रखा है। तो इन चारों कॉर्नर्स के कॉन्टेक्ट में वो पॉइंट है, और इन चारों रूम्स के ऊपर जो 4 रूम होंगे, उन चारों रूम के नीचे वाले कॉमन कॉर्नर्स के कॉन्टेक्ट में भी ये पार्टिकल होगा। तो मीन्स वो पार्टिकल आपका 8 पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सेल के जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स रखे हैं वो एक ही सेल का है, वो आपका कई सेल के कॉन्टेक्ट में होता है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे फेस सेंटर की, तो देखो फेस सेंटर में होता क्या जनरली, फेस सेंटर में अगर मैं बात करूं, ये आपकी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के इस फेस पे रखा है, तो इसके इधर भी एक यूनिट सेल है, तो उस यूनिट सेल के और इस यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में ये पार्टिकल है, यानी कि 2 यूनिट सेल के कॉन्टेक्ट में है। तो मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन 2 सेल के लिए है, ओनली एक सेल के लिए है। ऐसे एज वालों का भी 4 सेल के कंट्रीब्यूशन में होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में जैसे पंखा लटका हुआ है रूम के बीच में, रूम के बीच में जो पंखा है वो पंखा बस इसी रूम का है, ठीक है ना, और किसी रूम में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये ओनली हवा यहीं पे देगा, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो मैं आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। हम देखने वाले हैं कि किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉर्नर की, जो पार्टिकल आपको कॉर्नर पे रखा होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। जो कॉर्नर पे पार्टिकल है वो वो जो पार्टिकल है कॉर्नर पे, वो आपका 8 सेल्स के कॉन्टेक्ट में आता है। कितने सेल के कॉन्टेक्ट में आता है, 8 सेल के। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 सेल की, तो 1 सेल के कॉन्टेक्ट में कितना आएगा, 1/8। देखो जी, एक पार्टिकल है और 8 सेल्स के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो 1 सेल की कितना आएगा, 1/8। ओके, अब अगर मैं बात करूं एक ही यूनिट सेल की, ओनली एक यूनिट सेल की,
चलो अभी छोड़ो। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर वाले का 1/8। इससे बाद में बात करता हूँ फेस सेंटर का। मीन्स जो आपका फेस के बिल्कुल सेंटर में होता है इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन आपने अभी देखा कि जो फेस के सेंटर में होता है वो दो कमरों के कांटेक्ट में, दो सेल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो एक सेल के कांटेक्ट में कितना आएगा, हाफ आएगा। कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर की, जो बॉडी के बीच में होता है, बॉडी सेंटर की, तो बॉडी के बीच में होता है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन उस सेल को होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। अगर इससे बाद में बात करूं एज सेंटर की, एज सेंटर की, यानी कि जो आपका कहां पे होता है, एज के सेंटर पे होता है। तो ध्यान से देखना, ये आपका, चलो मैं आपको इस बॉक्स से ही समझा देता हूँ, बॉक्स से समझ में आएगा। तो देखो जी, जैसे कि इस एज के सेंटर में, तो ये किस किस के कांटेक्ट में आएगा, एक तो इसके आएगा, एक इसके इधर जो है उसके आएगा, जो इसके इधर है उसके आएगा, और जो इसके इधर है उसके। ओनली 4 कमरों के कांटेक्ट में है, तो 4 के कांटेक्ट में आएगा। तो 1 के कांटेक्ट में कितना आएगा, 1/4। देखो जी, बॉडी सेंटर का, सॉरी, जो आपका कॉर्नर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ठीक है ना, नोट करने की जरूरत है नहीं, आपको करना है फिर भी कर लो, क्योंकि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले अब देखो, अब जो यूनिट सेल होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल है। मींस आपकी सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और आपकी बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, और आपकी जो फेस सेंटर यूनिट सेल है, एज सेंटर यूनिट सेल है, और जो आपकी एंड सेंटर यूनिट सेल है। अब मैं उन सेल में देखने वाला हूँ कि एक सेल के कंट्रीब्यूशन में कितने पार्टिकल आएंगे। मीन्स पार्टिकल present in one cell, you can say the contributions of the particle in one cell, means एक सेल में उन पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए मैं सेल से लेता हूं, सबसे पहले मैं सेल लेता हूं सिंपल क्यूबिक सेल। कौन सी सेल ले रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सेल। इसे आप SCC से डिनोट कर सकते हो, सिंपल क्यूबिक सेल। ओके, चलो जी, मैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करता हूँ। प्रिमिटिव सेल है जी आपकी। चलो ध्यान से देखो, ये सेल होगी और ये सेल है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं प्रिमिटिव सेल पे, बोलो जी। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रिमिटिव सेल्स पे कहाँ होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। तो जो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। अब ध्यान से देखो, आपको पता है जो कॉर्नर वाला होता है, जो कॉर्नर वाला होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। अब देखो जी, जो एक सेल है उसमें कितने कॉर्नर है, एक सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर होता है ना। देखो ये सेल, इसमें कितने कॉर्नर है, 1 कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं एक सेल में। आप एक कमरे में देख सकते हो, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 कॉर्नर है। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सेल को, एक कॉर्नर इस सेल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8। तो टोटल कितना होगा 1/8, यहाँ से 1/8, ऐसे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8 यहाँ से, ठीक है ना। तो टोटल 8 कॉर्नर है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1। क्या होगा 1, मीन्स number of particle contributing in one unit cell is 1, and इसे आप कहते हो इंडेक्स नंबर। क्या कहते हो आप इसे, इंडेक्स नंबर, और आप इसे Z से डिनोट करते हो, और Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। मीन्स आपको इस सेल में टोटल एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर इस सेल को ऐसे भी बना दोगे, ऐसे ओनली एक पार्टिकल बीच में, तो ये सेल और ये सेल आपकी सेम है। तो मैं बाद में बात करेंगे, आपको अभी इसके लिए फीलिंग नहीं आएगी, बाद में फीलिंग आएगी। तो कुछ लोग मुझसे एक क्वेश्चन, चलो मैं इससे अलग एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में यूनिट सेल का। यही क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको बाद में 2D और 3D और 1D क्लोज पैकिंग समझाऊंगा, जब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जो SCC सेल है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, एक सेल के कंट्रीब्यूशन में जितने पार्टिकल आते हैं वो आपके होता है 1। समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके। इससे बाद में मैं बात करता हूँ BCC की। किसकी बात करता हूँ, BCC की। नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ BCC, जिसे आप कहते हो बॉडी सेंटर्ड। किसकी बात करता हूँ, बॉडी सेंटर की। तो देखो अभी एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। अब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा आपका बॉडी के बीच में,
बॉडी के बीच में कैसे शो करेंगे, आप दो डायगोनल को आपस में मिला दोगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, दो आप बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हो, ठीक है ना, दो बॉडी डायगोनल को आपस में मिलाओगे, जो बीच में काटेंगे बिल्कुल, तो वो काटेंगे कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में, तो बॉडी के सेंटर में। अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो कॉर्नर वाले कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, कॉर्नर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे जी, तो देखो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, और 8 कॉर्नर है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन टोटल 1 हो गया। और जो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 1 होता है, और 1 ही पार्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होगा 1, तो टोटल मिला के 1 + 1 2, मींस बॉडी सेंटर में जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है वो आपका कितना आता है 2, मींस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूटिंग इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज 2, मींस द इंडेक्स नंबर और Z इज 2 इन केस ऑफ बॉडी सेंटर। HCC के केस में Z कितना था, 1 था, BCC के केस में Z कितना है, 2 आया। समझ में आया यहाँ तक, ओके ओके, ध्यान से समझ लो बस, आप नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बता रहा हूँ जी, नोट्स दे दूंगा, बहुत अच्छे नोट्स है, ठीक है ना। नंबर 3 पे फेस सेंटर यूनिट सेल, इसे आप कहते हो FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, हर एक फेस के सेंटर पे एक होगा, हर एक फेस के सेंटर पे एक होगा, और फेस का सेंटर क्या होता है, दो फेस सेंटर का डायगोनल को आप मिला दो आपस में, ठीक है ना, तो हर एक फेस के सेंटर पे एक होगा। तो टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस है जी आपके 6, तो 6 फेस सेंटर है, और हर फेस सेंटर पे एक होगा। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो आपका कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 दैट इज 1, ये तो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं फेस सेंटर, अगर मैं बात करूं फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आपको पता है एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल फेस सेंटर है 6, तो 6 इन मल्टीप्लाई बाय हाफ दैट इज 3, मींस टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1 + 3 दैट इज 4, मींस इन केस ऑफ फेस सेंटर जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 4, गॉट इट। HCC के केस में 1 होता है, BCC के केस में 2 होता है, और FCC के केस में 4 होता है। समझ में आया, समझ में आया जी, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ठीक है ना। और फिर मिटो दे, चलो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड सेंटर। एंड सेंटर तो एंड सेंटर के कॉर्नर पे एक होगा, चलो आप कॉर्नर पे एक बना दो, हर कॉर्नर पे एक होगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, ये होगा, हर कॉर्नर पे एक होगा। क्या कैमरे में अच्छे से आ रहा है क्या, यस परफेक्ट, ठीक है ना। और दो अल्टरनेटिव एंड्स पे होगा, एक इधर हो गया, चलो जी मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये हो गया, और एक इस एंड पे ये होगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें टोटल Z देखता हूँ, इंडेक्स नंबर, ध्यान से देखना, कॉर्नर वाला कितना देगा, 1/8 × 8 दैट इज 1, ओके। अब मैं बात करता हूँ फेस सेंटर वाले की, जो फेस सेंटर पे, क्योंकि फेस सेंटर पे ना, ये इस फेस के सेंटर में, उस फेस के सेंटर में, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, कितने फेस पे है पार्टिकल, 2 फेस पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1, मींस 1 + 1, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2, Z = आ गया 2। तो आपने पढ़ा था HCC पे 1, BCC पे 2, FCC पे 4, और आपने पढ़ा अभी एंड CC पे या एंड सेंटर पे कितना हो गया 2। समझ में आया, इसमें हम Z की वैल्यू पढ़ रहे हैं। एंड सेंटर से बाद में मैं बात करता हूँ एज सेंटर की, किसकी बात करते हैं, एज सेंटर की। एज सेंटर की किसकी बात करते हैं, एज सेंटर की। तो एज सेंटर में क्या होगा, एक एक आपका हर कॉर्नर पे होगा, ऐसे, और एक एक आपका हर एज के सेंटर में होगा। हर एज के सेंटर में होगा। तो फिर से हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो जी, जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा
कॉर्नर का, वो फिर से 1/8 इंटू 8 मीन्स कंट्रीब्यूशन होगा आपका 1। अगर मैं बात करूं एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन, तो देखो ध्यान से देखना आप, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन, तो एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और टोटल एज कितने हैं, टोटल एज है आपके 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3। तो अगर आप टोटल जोड़ दोगे 1 + 3 तो जेड कितना आ जाएगा आपको 4, जेड इक्वल टू 4। तो एज सेंटर एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एंड सेंटर में 2 और एज सेंटर में 4। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आई होप आप लोगों को कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको कंट्रीब्यूशन समझ में आया प्लीज कमेंट करे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। बस आप लाइक ठोक दो, ठीक है ना, लाइक ठोक दो अच्छे से, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। बस बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस सॉलिड स्टेट सबके काम आते हैं, सबके काम, ठीक है ना। चाहे कोई सा एग्जाम हो, 12th हो, आपका जेई एडवांस हो, आपका नीट हो, और आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि डीयू है, बीएचयू है, आपका आईसर का एग्जाम है, किसी भी आईआईटी एनआईटी का एग्जाम है, ठीक है ना, आपका गेट का एग्जाम है, आपका नेट का एग्जाम है, नेट जेआरएफ का, और आपका आप कह सकते हो टीफर का एग्जाम है। सभी एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि आपका बीएससी में भी, एमएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएससी तो फिजिक्स के लिए भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बीएससी फिजिक्स में भी आपका इतना ही है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है आपकी, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो जी अब जो मैं अब तक ये सेल्स पढ़ते हुए आ रहा हूँ ना, मैं सेल बना रहा हूँ और सेल के कॉर्नर पे ऐसे पार्टिकल रख दे रहा हूँ, मैं ऐसे पार्टिकल रख दे रहा हूँ कॉर्नर पे, कभी मैं बॉडी के सेंटर में रख दे रहा हूँ, फेस के सेंटर में रख दे रहा हूँ। क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है? क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है? बड़ा सा क्वेश्चन, क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है? तो मैं कहूंगा नहीं, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है? अगर ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम क्यों इसे यूज कर रहे हैं? तो यूज तो देखो जी, हम इसे इसलिए कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये अलग अलग पार्टिकल अच्छे से दिख सके, तो हम इसे इसलिए सिंप्लिसिटी के यूज कर रहे हैं। तो अगर ये एक्चुअल नहीं है तो एक्चुअल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल क्या है, ध्यान से देखो, जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में कोई ऐसे डंडे आपको नहीं दिखाई देंगे, ऐसे डंडे नहीं होते। इनके बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होता है दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, आपको पता भी है। तो देखो जी, अगर मैं बनाऊं एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो जनरली होते क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, ध्यान से देखो, और ऐसे पीछे होगा, यहाँ पे पीछे होगा, यहाँ पे पीछे होगा, ठीक है ना, इनके पीछे होंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। मींस एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये रहा, ठीक है ना, एक इसके इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे इनके पीछे 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मींस जैसे कि यहाँ पे 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके पीछे 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ढेर बना होता है, ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सीक्वेंस में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि जनरली हम मान क्या लेते हैं थियोरेटिकली यहाँ पे, कि जो आपके ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हार्ड स्पेयर होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड स्पेयर। वो हार्ड स्पेयर एक दूसरे से सटे हुए रखे थे, हार्ड स्पेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, उन अट्रैक्शन फोर्स से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो एक्चुअल फॉर्म ये होता है, एक्चुअल फॉर्म ये होता है। और इससे भी एक्चुअल अगर मैं एक यूनिट सेल को दिखा रहा हूँ, ये तो क्या है, ऐसे बहुत सारी यूनिट सेल हो गए, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल लिखे, अगर मैं आपको इससे भी एक्चुअल शेप दिखाऊं, एक्चुअल शेप, तो वो क्या होते हैं, ध्यान से देखना, इससे भी एक्चुअल शेप तो ये है भाई, कि जो ये पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक ही सेल को दिखा रहा हूं तो उसमें तो पार्टिकल ऐसे होंगे ही नहीं। उसमें तो पार्टिकल कैसे होंगे, उसमें पार्टिकल होंगे जी आपके कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पे आप बस एक सेल का कंट्रीब्यूशन दिखाओगे, आप वहां पे अदर सेल का कंट्रीब्यूशन, मीन्स वहां पे आप बस एक सेल में जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उन पार्टिकल्स का वो आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखो जी,
तो ऐसे कंस्टिट्यूट, देखो जी ध्यान से देखो, ये पार्टिकल्स क्या है, ये यहाँ पे पार्टिकल्स, ये वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ, इस पार्ट को मैं डार्क कर देता हूँ इसका, ये देखो ये 1/8 पार्ट, एक एक पार्टिकल का ऐसे ऐसे फिल किया हुआ इस बॉक्स को ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप से मैं एक 1/8 पार्ट दिखा रहा हूँ, तो ऐसे आपका एक यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस फॉर्म को कहते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो जनरली अब मैं पढ़ने वाला हूँ क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसमें एजम्पशंस है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा सॉलिड स्टेट के अंदर घुस चुका हूँ, ठीक है ना। ये क्लास तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास तो सबके लिए, नेट जेआरएफ गेट कुछ भी हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जो लाइफ साइंस वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है उनके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो बट जो क्वेश्चन आता है उनका वो जो ये सेल यहीं से जो ये वाली क्लास है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने वाले क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्या पढ़ने वाले क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आपके क्या है, हार्ड स्फीयर है। क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हार्ड स्फीयर है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक हार्ड स्फीयर है इस टाइप से, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज पैकिंग पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लोज पैकिंग पढ़ूंगा वो मैं पढ़ूंगा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और मैं पढ़ूंगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग पढ़ने वाला हूँ, वन डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग पढ़ने वाला हूँ। ओके चलो, क्लोज पैकिंग से पहले मेरे कुछ याद आया, मैं कुछ भूल गया हूँ आपको बताना, तो वो हम देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग हम बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल गए हैं वो हम देख लेते हैं, एंड वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और यू कैन से नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ध्यान से देखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, ठीक है ना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं एक सेल बना रहा हूं, अब तो आप बता दोगे कौन सी सेल है, अब तो आप बता दोगे जी कौन सी सेल है, देख के ध्यान से देखना, ठीक है ना, हर कोई बता देगा। तो अगर अब भी ये नहीं बताएगी तो भाई आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। तो देखो कौन सी सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल है ना, सिंपल क्यूबिक सेल ASCC। तो देखो नियरेस्ट नेबर होता क्या है, नियरेस्ट नेबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी एक आपका छोटा टर्म है, इसका इंपॉर्टेंट है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जी नियरेस्ट नेबर, यानी कि पास वाले पड़ोसी, जो बहुत ही पास वाले सबसे क्लोज वाले पड़ोसी, ठीक है ना। आपको पता है क्लोज वाले पड़ोसी बहुत काम आते हैं ना, पड़ोसी भाई होते हैं ना, पड़ोसी बहुत काम आते हैं, कि भाई पड़ोसी में तो काम आते हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो काम भी नहीं आते, जो आपके बस क्या बताओ, ठीक है ना, तो वहां तो खत्म ही होते हैं। चलो तो देखो जी, कतई जहर टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बस आप लाइक कर दो, ठोक दो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं नियरेस्ट नेबर की बात करूं तो कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो और उसके नियरेस्ट नेबर देखूं, मीन्स मैं उसके सबसे क्लोजेस्ट पार्टिकल देखूंगा जो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इसके नियरेस्ट नेबर ये कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, क्यूब की बात करूं ये कितने पे, ए पे। तो सबसे छोटी दूरी इसमें जो सबसे छोटी डिस्टेंस है सिंपल क्यूबिक में वो ए है। वो क्या है सबसे छोटी डिस्टेंस, ए। मीन्स मैं देखूंगा जो ए डिस्टेंस पे है इससे, उन पार्टिकल्स को मैं देखूंगा, वही इसके क्या होंगे, नियरेस्ट नेबर। आप कहोगे क्या ये कितना होगा, ये आपका ये क्या है, फेज डायगोनल है। फेज डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। हम इसे भी कैलकुलेट करके देखिए, √2a होती है फेज डायगोनल की वैल्यू, तो बड़ा है, इसका मतलब है 1.414a, ठीक है ना, ये तो बड़ा है। ओके, बॉडी डायगोनल की बात करूं तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a, वो 1.732a, तो ये भी बड़ी है। मीन सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, सबसे छोटी डिस्टेंस है आपकी साइड वाली, ठीक है ना, जो उसकी एज वाली लेंथ है, एज की लेंथ सबसे छोटी है। तो मैं एक पार्टिकल को, कोई से भी एक पार्टिकल को पकड़ लूं और देख लूं उसके क्लोजेस्ट पार्टिकल, मीन्स उससे ए दूरी पे कौन कौन से पार्टिकल है। तो ध्यान से देखना, तो
चलो मैं बॉक्स के बेस पे बताता हूँ, या तो आप रूम को रेफरेंस मान के देखोगे या आप कोई बॉक्स को रेफरेंस मान के देखोगे। ध्यान से देखो, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है। मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से रखा, सिंपल क्यूबिक की बात। तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, इस पार्टिकल से मैं क्लोजेस्ट नियरेस्ट पार्टिकल निकाल रहा हूँ। मानो कि इसका सभी लेंथ आपका सेम है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका ए डिस्टेंस पे वन पार्टिकल, ये इधर वाला, ये वाला ए डिस्टेंस पे, तो ये वाला पार्टिकल, ठीक है ना। तो 1 2 3 तीन पार्टिकल हो गए, ओके। अब इसके इधर एक बॉक्स होगा, क्योंकि मैं सिंपल एक सेल में तो बात करता नहीं, मैं क्रिस्टल में बात करता हूँ, लैटिस में। तो इसके एक इधर होगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे इसके एक इधर होगा 5, और ऐसे ही एक इसके ऊपर होगा, जो ऊपर वाले बॉक्स होंगे वो, तो 6 पार्टिकल होंगे इसके नियरेस्ट। आप कहोगे ऊपर तो 4 बॉक्स है, उन 4 बॉक्स की 4 लेंथ होनी चाहिए। अरे भाई ध्यान से देखो, ऊपर की जो ये वाली लेंथ ले रहा हूँ, ये ऊपर के चारों बॉक्स की कॉमन लेंथ है, तो एक बार लूंगा, ठीक है ना। ऐसे ये वाली लेंथ ले रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना, ये चारों बॉक्स का कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पे, तो ये एक बार लूंगा। ऐसे यहाँ पे करूंगा, इन दोनों का ये कॉमन होगा, यहाँ पे करूंगा ये इन दोनों का कॉमन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे करूंगा ये इन दोनों का कॉमन होगा। तो टोटल 6 पॉइंट्स आए हैं। अगर समझ में आया हो तो बताओ, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, एज्यूम करो लेट से आपका ये रूम है, इस रूम में मैं कोई एक पार्टिकल ले रहा हूँ, ये एक पार्टिकल ले रहा हूँ कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से दूसरे रूम में, जो साइड वाला रूम है, बगल वाला रूम, उसका वो वाला उधर वाला पार्टिकल वो, और ये इसी रूम की ये वाली एज में इधर वाला पार्टिकल, और इसी रूम में नीचे वाला पार्टिकल, और उधर पार्टिकल 1 2 3 4, ठीक है ना। और इसके इधर जो रूम होगा वो वाला पार्टिकल 5, एंड एक ऊपर 6, तो टोटल 6 नियरेस्ट नेबर होंगे जो डिस्टेंस ए पे है। तो जो सिंपल क्यूबिक बॉक्स होता है, जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है, उसके जो उसमें जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, एससीसी की अगर मैं बात करूं, तो एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। समझ में आया ना। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, 6 होता है। यहीं पे अगर तुम बात करो बॉडी सेंटर की, किसकी बात करो, बॉडी सेंटर की। अब आप अगर कोई सा भी, आप ऐसा नहीं कि बस यही पार्टिकल उठाना, ये वाला, आप कोई सा भी पार्टिकल उठा सकते हो, आप उससे बता सकते हो नियरेस्ट नेबर। तो चलो मैं पहले आपको सिंपली, आप बॉडी सेंटर में बीच वाला पार्टिकल लोगे, आप लेके इनसे भी कर सकते हो, लेकिन बीच वाले से मैं दोनों से बताता हूँ। जब आप बीच वाला पार्टिकल लोगे तो उसके नियरेस्ट नेबर कौन सा है, देखो जी, इसके नियरेस्ट नेबर होते हैं ये वाला। अगर मैं बात करूं पूरा बॉडी डायगोनल की, तो पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो अगर उसका हाफ कर दूं तो √3/2 हाफ a, तो यही तो नियरेस्ट होगा। तो मींस बॉडी डायगोनल से जो इस कॉर्नर की डिस्टेंस है, बॉडी डायगोनल से उस कॉर्नर की डिस्टेंस, यानी कि टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, तो हर कॉर्नर की डिस्टेंस, हर कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा उसका नियरेस्ट नेबर होगा। तो टोटल कॉर्नर होते हैं 8, तो टोटल नियरेस्ट नेबर कितने हो 8। मींस बॉडी सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 8 होता है। अब आप कॉर्नर को भी लेके चल सकते हो, कॉर्नर से आप किसकी डिस्टेंस देखोगे, बॉडी सेंटर वाले की। तो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को लूं, इस रूम का जो कॉर्नर है उससे लूं, तो उससे एक इस बॉडी का सेंटर, एक इस रूम के उधर जो रूम है उसकी बॉडी का सेंटर, इस रूम के वो जो उधर वाला रूम है उसकी इधर जो रूम है उसका बॉडी का सेंटर, और इस वाले रूम के जिसमें मैं खड़ा हूँ इसके इधर वाला जो रूम है उसका बॉडी का सेंटर। ऐसे ही ऊपर 4 रूम होंगे, उन चारों के बॉडी का सेंटर। मीन्स टोटल 8 आपके पार्टिकल्स हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 8। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज सेंटर की। नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, फेज सेंटर की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेज सेंटर की। फेज सेंटर पे आप कोई भी पार्टिकल देख लो, जो डिस्टेंस देखोगे आप ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, जो फेज के सेंटर पे उससे और जो कॉर्नर पे उसकी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होती है जी छोटी, सबसे छोटी। तो जब आप इससे काउंट करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा जी 12, ठीक है ना। तो आप मिडिल वाले पॉइंट से कैलकुलेट करना, आप इनसे करोगे, इनसे भी करके 12 ही आएगा। आप अमेजिंग कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। चलो जी, मैं कॉर्नर का एक पार्टिकल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कॉर्नर का एक पार्टिकल ले रहा हूँ, और उससे इमेजिन करता हूँ, इससे इस कॉर्नर से करूँ तो इस फेस की जो सेंटर पे एक होगा वो, इस वाले फेस की जो सेंटर पे होगा वो 2, इसकी जो छत है, जो इस रूम की जो छत है वो वाला फेस होगा उसका 3, 1 2 3, और उस उधर वाले रूम का छत वाला 4, और उसकी वो दीवार 5, और उधर की जो वो दीवार होगी 6, ऊपर की वो दीवार, ऊपर इस रूम की ऊपर वाली दीवार 7, देन ये वाली दीवार 8, और जो उसके ऊपर रूम होगा उस पर 9,
और इसके इधर जो रूम हो गए, ध्यान से समझ आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, 10 समझ आ रहा है, देन 11 एंड देन 12, टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आई थिंक आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप एक बार इसे करके देखना, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है ना। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो देखो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 8, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 12। इंपॉर्टेंट है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहीं पे अगर मैंने जेड की वैल्यू की बात की थी तो इसका जेड आया था 1, इसका जेड कितना आया था, इसका जेड आया था आपका 2, इसका जेड आया था 4, ठीक है ना। यहीं पे अगर मैं एंड सेंटर की बात करूं, किसकी बात करूं, एंड सेंटर। चलो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, किनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिया, समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। किसकी बात करते हैं, क्लोज पैकिंग की। किसकी बात करते हैं, क्लोज पैकिंग की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली होती है जो वो होती है 1D क्लोज पैकिंग। बता दिया जैसे कि मैंने आपको क्लोज पैकिंग क्यों यूजफुल है, इसलिए यूजफुल है क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्लोज पैकिंग में होता है। तो 1D क्लोज पैकिंग में जनरली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ओनली 1 डायमेंशनल में अरेंज होते हैं। जो आपने कहा ना कि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मान रहे हैं सॉलिड स्फीयर, वो आपके एक ही डायमेंशन में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक ही डायमेंशन में आपकी पैकेट क्लोज पैक है, ठीक है ना। कोई इसमें पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोई भी आप एक पार्टिकल पकड़ोगे, जैसे कि एक पार्टिकल में ये पर्टिकुलर पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है ना, और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आप देखोगे नियरेस्ट नेबर कितने हैं, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो ही तो इसके नियरेस्ट नेबर है जो इसको टच किए हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। आप कहोगे ये वाला लो, तो भाई ये ले लो, इसके इधर भी तो पार्टिकल होंगे, चारों तरफ पार्टिकल होंगे, तो इसके इधर भी पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल का पॉइंट और इस पार्टिकल, ये दो पार्टिकल हो गए, तो दो फिर से नियरेस्ट नेबर दो होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जी 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। इससे बाद में हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। तो देखो जी 2D क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनना। 2D क्लोज पैकिंग मैं दो टाइप से कर सकता हूं। अब जो आपने 1D क्लोज पैकिंग की थी, जो क्या की थी 1D क्लोज पैकिंग की थी, ये आपने 1D क्लोज पैकिंग की थी, यानी कि 1D क्लोज पैकिंग से क्या आई थी, लेयर आई थी। 1D क्लोज पैकिंग से क्या आई थी, लेयर आई थी। चलो 1D क्लोज पैकिंग से क्या आई थी, लेयर आई थी। अब अगर मैं क्या करूं, ऐसी एक लेयर मैंने ली और दूसरी लेयर भी मैं जस्ट इसके ऊपर रख दूं, दूसरी लेयर को क्या करूं, जस्ट मैं इसके ऊपर रख दूं, ऐसे। ध्यान से देखो, गोले आप बिल्कुल बराबर बनाना, छोटे बड़े गोले मत बनाना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप, ठीक है ना। गोले बराबर साइज के बनाना, अच्छे से चिपका के रखना। तो देखो जी मैंने क्या किया, एक 1D क्लोज पैकिंग ली, उसकी एक लाइन ली, वो रख दी, फिर उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, तो ऐसे हो गया आपका 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या हो गया 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, समझ में आ रहा है। इसमें मैंने क्या किया, अगर मैं एक लाइन को, एक रो को, इस रो को अगर मैं ए कहूँ तो दूसरी भी तो ऐसी रखी है सेम, तो ये भी ए होगी, ये भी होगी। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो करता है ए टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोई भी एक पार्टिकल लो और उसके नियरेस्ट नेबर देखो, इसके कितने टच कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, एक ही कर रहा है, एक कर रहा है, एक कर रहा है, क्या ये टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है, समझ में आया, ओके। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ये आपकी क्लोज पैकिंग हो रही है, उन पार्टिकल के सेंटर को मिलाने पे एक स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इस क्लोज पैकिंग को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, समझ में आया, ओके। यहीं पे अब आप ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना। अब अगर मैं क्या करूं, ये मैंने एक रो ले ली ए, और जो दूसरी रो है मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ,
देखो जी पहली रो ऐसे रखी, पहले तो क्या किया था, सेम रो जो रो रखी थी वो उनके ऊपर ही, जो दूसरी रो के जो गोले थे वो इनके जस्ट ऊपर थे। इस बार जो दूसरी रो के गोले मैं रखने वाला हूँ वो इनकी कैविटी में रखने वाला हूँ। कहाँ पे रखने वाला हूँ? कैविटी में रखने वाला हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे रखने वाला हूँ मैं नेक्स्ट गोले? इनकी कैविटी में रखने वाला हूँ। और जो इससे नेक्स्ट गोले हैं, नेक्स्ट वाले जो गोले हैं वो फिर से मैं इन वालों की कैविटी में रखूंगा। ध्यान से देखते रहो, जो ये वाले गोले हैं नेक्स्ट वाले वो मैं इनकी कैविटी में रखूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट गोले ध्यान से देख लो अभी थोड़ी देर, नेक्स्ट गोले इनकी कैविटी में रखूंगा। ये तो आप देख रहे होगे, अगर मैं पहली लेयर को ए कहूं तो जो इससे एक अल्टरनेटिव लेयर है वो भी ए है, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर रखी है, जो सेम कलर वाली है वो सेम रो है। और अगर मैं इसको बी कहूं तो ये भी आपके बी है। मीन्स यहां से जो आपको अरेंजमेंट मिलेगा वो मिलेगा ए बी टाइप का अरेंजमेंट। इसमें अरेंजमेंट मिल रहा था आपको ए टाइप का अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर मैं यहाँ पे नियरेस्ट नेबर देखूं, क्या देखूं? नियरेस्ट नेबर। तो कोई भी एक आपको इस पार्टिकल, जैसे मैंने ये पार्टिकल लिया तो इसकी नियरेस्ट नेबर क्या है? तो ये इसकी नियरेस्ट नेबर है ए 1 2 3 4 5 6। ये 6 पार्टिकल इसको क्या किए हुए हैं? इसको सराउंड किए हैं। 6 पार्टिकल इसको टच किए हुए हैं, जो इसके सबसे क्लोज है। तो 6 पार्टिकल क्लोज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसे कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। समझ में आया? कर लोगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ए बी टाइप का अरेंजमेंट है। अब ध्यान से देखना, आप अगर कोई सी भी स्ट्रक्चर देखो तो इन स्ट्रक्चर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो जो उनके जो अरेंजमेंट के बाद में जो स्ट्रक्चर मिली है उनके बीच में कोई ना कोई कैविटी आपको मिली है, यानी ये खाली जगह आपको मिल रही है हर जगह। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आपको खाली जगह मिल रही है। खाली जगहों को हम कहते हैं कैविटीज। क्या कहते हैं? कैविटीज। और आप कहते हो वॉइड्स। क्या कहते हो? वॉइड्स। कोई दिक्कत? अगर आप देखोगे इसमें वॉइड्स है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे सब वॉइड्स सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसमें वॉइड्स की बात करूं तो इसमें आपको 2 टाइप के वॉइड्स मिलते हैं। ध्यान से देखना, 2 टाइप के वॉइड्स मिलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं इस वॉइड की बात करूं तो ये आपको एक डाउनवर्ड ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? डाउनवर्ड ट्राइंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन अगर मैं इसमें यहां पे देखूं, यहां पे, चलो यहां पे देख लो, तो ये आपको अपवर्ड ट्राइंगल मिल रहे हैं। कैसे? अपवर्ड, ऐसे ऊपर को चोट रहे हैं। तो 2 टाइप के ट्राइंगल मिले, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड ट्राइंगल। डाउनवर्ड ट्राइंगल और अपवर्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसमें 2 टाइप के वॉइड्स हैं। कौन से? एक तो ये वाले वॉइड्स जो डाउनवर्ड ट्राइंगल बन रहे हैं, एक वो वाले वॉइड जो अपवर्ड ट्राइंगल बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? ठीक है। तो ये चल रहा है आपका 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग समझ में आ रहा है? ओके। इससे बाद में मैं अब स्टार्ट करता हूँ 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग। तो जी 3D क्लोज पैकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो देखो जी, जो 3D क्लोज पैकिंग होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज पैकिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी सॉलिड होता है या हमारे चारों तरफ जो भी आपके मैटर है या कोई भी आपकी जो चीजें हमारे चारों तरफ जो भी चीजें है वो सब 3D होते हैं। जो आपके चीजें होती है, जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो सब 3D। जैसे कि ये चौकी क्या है? ये भी 3D है। ये मोबाइल क्या है? ये भी 3D है। कैमरा क्या है? 3D है। ये आपका स्टैंड 3D है। ट्राइपॉड इधर मेज रखा है वो भी 3D है। ये आपका इधर फ्रिज रखा है 3D है। ये जो ब्लैक बोर्ड है ये भी क्या है? 3D। तो सब जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं, सब क्या होते हैं? 3D होते हैं। मीन्स हमारे चारों जो भी चीजें होती है वो सब क्या होती है? 3D होते हैं। तो 3D क्लोज पैकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट 3D क्लोज पैकिंग। क्या देख लेते हैं? 3D क्लोज पैकिंग।
कि ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D स्ट्रक्चर, जितने भी रियल स्ट्रक्चर है वो सभी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो 3D क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए। तो आप क्या करना है, इसे पोज करके यहाँ पे नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जी, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसलिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो जी। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3D क्लोज पैकिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। अब आपने जो देखा था, जो 2D क्लोज पैकिंग की थी, आपने क्या की थी, जो 2D क्लोज पैकिंग की थी वो दो टाइप से की थी। एक में तो आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी, दूसरी क्लोज पैकिंग आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की थी। मींस एक में तो आपने क्या किया था, जो 1D क्लोज पैकिंग है उसके जस्ट ऊपर पार्टिकल लगते थे, यानी कि जैसे पहली लाइन में जो पार्टिकल रखे उनके जस्ट ऊपर पार्टिकल रखे थे, मींस ए टाइप का अरेंजमेंट। दूसरे में आपने क्या था, ए बी टाइप का अरेंजमेंट, मींस आपने कैविटी के अंदर रखे थे, ठीक है ना। तो दो टाइप का अरेंजमेंट किया था। सबसे पहले मैं देखने वाला हूं, जब मैं जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जो क्या है मेरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, मींस 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो आपकी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो 2D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, उससे मैं 3D क्लोज पैकिंग देखने आया हूं, ठीक है ना। तो आप एक 2D क्लोज पैक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना। कैसे बनेगी ध्यान से देखो। चलो बना लेना, जल्दी जल्दी बना। तो देखो ये थी एक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो आप नेक्स्ट बॉक्स रख रहे हो वो जस्ट ए के ऊपर रख रहे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रख रहे हो। फिर इसके ऊपर मीन्स ये ए लेयर है, अगर मैं इस पूरी 2D लेयर को ए कहूँ तो इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो भी क्या आएगी, ए आएगी। उसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो भी क्या आएगी, ए लेयर आएगी। तो अगर मैं इसे कंप्लीटली 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। देख लेना, एक अच्छी सी फिगर बनानी हुई हमने नोट्स में आपको फिगर अच्छी सी मिलेगी। तो ये आपका एक 3D अरेंजमेंट होगा ये, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हो, इसका कुछ इस टाइप से आपको एक 3D अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 3D अरेंजमेंट बना मीन्स आपने एक लेयर ली, उसके पीछे दूसरी लेयर, उसके पीछे तीसरी लेयर। पहली लेयर जो ए है, दूसरी लेयर भी ए है, तीसरी लेयर भी ए, मीन्स ये आपको ए टाइप का अरेंजमेंट मिला है, ए टाइप का। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें जो आपको यूनिट सेल मिलेगी, जो यूनिट सेल मिलेगी वो यूनिट सेल आपको मिलने वाली है क्यूबिक यूनिट सेल मिलने वाली है। यानी कि इसमें जो यूनिट सेल मिलेगी इससे वो कौन सी यूनिट सेल मिलेगी आपको, क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगी। क्या मिलेगी, क्यूबिक। और क्यूबिक में भी क्या मिलेगी, सिंपल क्यूबिक, जिसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होगा। तो पहली 3D स्ट्रक्चर आपको समझ में आई, पहली 3D स्ट्रक्चर आपको 3D पैकिंग समझ में आई, ओके। इसमें कौन सा यूनिट सेल होगा, इसमें आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो आपने जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी 2D में, अब उससे आपने 3D क्लोज पैकिंग किया है। अब आप क्लोजिंग पैकिंग करने वाले जो आपका हेक्सागोनल 2D था, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग था, उससे करने वाले 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सब ध्यान से देख लेना, इसे आप ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलो बनाता हूँ, बड़े बड़े गोले बना लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा।
कुछ ज़्यादा ही बड़े गोले बन गए। मैं आपको बड़े बड़े गोले लेके समझाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये आपकी, मैं एक 2D लेयर बनाने जा रहा हूँ। पहले जो दूसरी लेयर थी मैंने वो कहाँ पे रखी थी, इसके जस्ट सेंटर में रखी थी, यहाँ पे कैविटी पे रखी थी, यहाँ पे ऐसे। ऐसे ऐसे, ठीक है ना। दूसरी ऐसे रखी थी, जो तीसरी है वो फिर से आपके ऊपर थी। जैसे जहाँ पे पहले वाली है वहीं पे थी, फर्स्ट वाली के जस्ट सेम थी, तो आप फिर से फर्स्ट वाली के जस्ट सेम बना दो। ठीक है ना, फर्स्ट वाले के जस्ट सेम थी। और फिर एक और अगर मैं ऊपर बनाऊं तो ध्यान से देखो, अभी एक और बनाता हूँ, तो फिर से ये वाला होगा। ध्यान से देखते रहो, ये बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये अगर मैं लेयर, समझ में आ रहा है, ये आपका पूरा क्या बन गया, एक हेक्सागोनल बन गया, पूरा हेक्सागोनल वाला। ठीक है ना, एक गोले को 6 1 2 3 4 5 6 घेर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक 2D हेक्सागोनल बन गया। अब इस 2D हेक्सागोनल पे आप देख रहे हो दो टाइप के यहाँ पे वॉइड्स है, एक तो आपका डाउनवर्ड वॉइड है और एक आपके अपवर्ड वॉइड है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब एक नई लेयर बना दे रहा हूँ, नई लेयर बना दे रहा हूँ, और वो उसमें मैं क्या करूंगा, इन वाले गोलों को ढकूंगा। किन वाले गोलों को ढकने जा रहा हूं मैं अपवर्ड गोलों को ढकने जा रहा हूँ, अपवर्ड गोलों को मैं ढकने जा रहा हूँ, अपवर्ड गोलों को मैं ढकने जा रहा हूँ। तो जो अपवर्ड गोले हैं उन्हें हम ढकने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, अपवर्ड गोलों को ढकने जा रहे हैं, अपवर्ड गोलों को ढकने जा रहे हैं, अपवर्ड गोलों को, ध्यान से देखो। जो आपने अपवर्ड गोलों को ढका तो वहां पे आपकी दो टाइप की कैविटी बनी। कितने टाइप की कैविटी बनी, दो टाइप की वहां पे आपको कैविटी मिल रही है। अब वो दो टाइप की कैविटी आपको देखनी है कि कौन कौन सी है, वो दो टाइप की कैविटी आपको देखनी है, ध्यान से देखो। एक कैविटी तो आपकी ये बनी, ये वाली कैविटी, जो क्या है, जो आपकी कैविटी आर पार बनी है, मीन्स जिसमें जो कैविटी नीचे वाली फर्स्ट लाइन की भी है और सेकंड लाइन की कैविटी भी है। दूसरी कैविटी क्या है, जो फर्स्ट लाइन की कैविटी है उसके ऊपर सेकंड लाइन का आपका जो सेकंड लेयर है उसका आपका बॉक्स रखा है। तो मीन्स एक कैविटी तो कुछ ऐसी बनी, इसके यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, सॉरी यहाँ पे एक रखा है। ठीक है ना, इस टाइप से एक कैविटी बनी। दूसरी कैविटी क्या बन रही है, दूसरी कैविटी ये बन रही है कि अगर आपके पास इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का आपके पास अरेंजमेंट है, तो दूसरी बनी है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये कैविटी बनी बीच में जो ये कैविटी बनी, ये वाली कैविटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कैविटी बनी है और इसमें कैविटी क्या है, ये इस टाइप की। देखो जी, अगर दोनों कैविटी को देखो तो यहाँ की जो ये कैविटी है ये एक ऑक्टाहेड्रल कैविटी बनी है। कैसी कैविटी बनी है, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप इससे सभी बॉक्स को मिलाओ, अगर आप इससे सभी बॉक्स को मिलाओ तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक इस टाइप की शेप मिल रही है, इस टाइप की शेप मिल रही है। ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है ना ये। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आपको कैसी शेप मिल रही है, ऑक्टाहेड्रल शेप मिल रही है। और अगर आप इसे देखो तो इसमें क्या है, नीचे इससे 3 को मिलाओगे, नीचे 3 है और ऊपर 1 है, मीन्स आपको एक इस टाइप से एक शेप मिल रहा है, इस टाइप से। ठीक है ना, इसमें जो ये बना है ये आपका ट्राइगोनल है और ऊपर ये। ठीक है ना, 3 नीचे बोले 1 बोला ऊपर, तो ऐसे बन रहा है। इसे आप क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप। समझ में आ रहा है।
तो दो टाइप के आपको वॉइड मिल रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है। आप इन्हें टी और ओ से डिनोट कर सकते हो। इस वर्ड को आप टी से डिनोट कर सकते हो, इस टाइप के वर्ड को आप ओ से डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए सब, ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, ठीक है ना। ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। और ये जो है आपके हो गए ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो दो टाइप के आपके वर्ड बने, टेट्राहेड्रल वर्ड बना और आपका बना ऑक्टाहेड्रल वर्ड, समझ में आया होगा। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आया कैसे टेट्राहेड्रल वर्ड बना, कैसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना, वो भी समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो मैं एक चीज और करता हूँ, अभी इसे बाद में देखूंगा। मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं थर्ड लेयर रखता हूँ इसके ऊपर, क्या रखता हूँ, थर्ड लेयर। अभी तक आपने दो लेयर रखी है, फर्स्ट लेयर रखी थी जो हेक्सागन वाली थी, उसके ऊपर आपने सेकंड लेयर रखी है क्योंकि थ्री। अब आप रखोगे थर्ड लेयर, क्या रखोगे, थर्ड लेयर। जब आप थर्ड लेयर रखोगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करो या आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करो, या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करो या आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करो। अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करोगे तो क्या होगा, अगर आप थर्ड लेयर को कवर टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो ध्यान से देखो, अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हो तो आपके पास जो अरेंजमेंट होगा उसमें क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट लेयर रखी थी मींस आप थर्ड लेयर जस्ट उसके ऊपर रखोगे, ठीक है ना। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करोगे तो उसका मतलब है कि जो आप थर्ड लेयर रख रहे हो वो आप अलग से रख रहे हो। मींस अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो आपका अरेंजमेंट बनेगा ए बी टाइप का, और अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करोगे तो आपका बनेगा ए बी सी। मींस आपकी जो थर्ड लेयर है वो भी डिफरेंट होगी, तो आपके पास ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट आएगा। समझ में आ रहा है, ओके। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो आपके पास जो क्लोज पैकिंग आएगी वो आएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी क्लोज पैकिंग आएगी, हेक्सागोनल। अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करोगे तो आपके पास आएगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सी आएगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जिसे हम कहते हैं फेस सेंटर, जो आपका फेस सेंटर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब आपके पास 3D में दो क्लोज पैकिंग आ गई, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नोट्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहां पे आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, एक आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, एक आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। ध्यान से देखो, जैसे ये यहाँ पे आपका एक टेट्राहेड्रल वर्ड है, कौन सा वर्ड है, टेट्राहेड्रल वर्ड। ये बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये दो हेक्सागन के बीच में सैंडविच है, दो हेक्सागन के बीच में सैंडविच, ठीक है ना, दो हेक्सागन के बीच में ये सैंडविच है इस टाइप से। तो इस टाइप की जो शेप बनेगी उसे कहेंगे हम हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और जो दूसरी क्लोज पैकिंग बनने वाली है वो आपकी बनने वाली है ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग। कौन सी बनने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये ऐसे ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग बनने वाली है वो बनने वाली है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कौन सी, क्यूबिक। इसे कहेंगे हम सीसीपी क्लोज पैकिंग, या ये आपका एफसीसी भी कहते हैं। सीसीपी एफसीसी एक ही होता है। और यहाँ पे बनता है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीसी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीसी, और ये होता है आपका सीसीपी। और अगर आप बात करो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। दोनों को क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। समझ में आया, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जी, 12 होता है, हेक्सागोनल का भी और आपका क्लोज पैकिंग का भी, सॉरी सीसीपी का भी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी
और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी दोनों का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 12 होता है। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलो इससे आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना। अब जो आपके अगर कहीं पे z की वैल्यू n है, z की वैल्यू n है, मीन्स नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल अगर n है, किसकी बात कर रहा हूं, FCC या CCP या HCP, जो आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो इनमें ही प्रेजेंट होंगे, FCC, CCP या HCP, ठीक है ना। तो इनमें ही आपके टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। अगर z की वैल्यू n है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो n होते हैं। अगर z की वैल्यू n है तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो 2n होते हैं। मींस टेट्राहेड्रल वॉइड आपके डबल होते हैं z के और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल होते हैं z के। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। और आप इसे याद रख सकते हो T20 से। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। आपसे T20 से याद रख सकते हो। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, जब हम सिचुएशन देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, वहां पे आपको हम दिखा देंगे कि कैसे वो डबल होता है। ओके समझ में आ रहा है। तो क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास में बस यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें हम आपका देखेंगे पोजीशन ऑफ द वॉइड्स, कि वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होती है, कैसे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके जेड के इक्वल होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बड़ा ही जबरदस्त कोऑपरेशन आप लोगों का। बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।